बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, वक्त की कदर कीजिए, अपने काम वक्त में निपटाना सीख लें। आप ज़िंदगी में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जिनको हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे चला गया, की बैच के लोग होते हैं, और कुछ लोग बीच में से आप देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हर किसी की कामयाबी का कुछ ना कुछ राज होता है। कुछ लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, कुछ लोग वक्त की कदर करना जानते हैं। मेहनत लगन कभी भी आपकी एफर्ट जो है वो रायगा नहीं जाने देती है। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज खबरें हैं जी। पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमात, मोहसिन नकवी बिला मुकाबला सेनेटर भी मुंतखब। लेस्को में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए अरबों का फ्रॉड। लाइन लॉसेस की शरह कम करने के लिए 14 करोड़ यूनिट्स को खरीदारी का हिस्सा ना बनाया जाए। टोकन टैक्स नादहिंदगान की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का फैसला। और उसके बाद जी सूबे में सफाई सुथराई के निज़ाम के साथ अब क्या किया जा रहा है, तजावीज़ इसके लिए क्या तैयार की गई हैं, वो भी आपके शो में बताएंगे। वेलकम बैक। खबरें जान चुके हैं, डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने ज्वाइन किया है। शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। आज की लीड स्टोरी है, और ये एतराफ़ सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरे लाहौर के लोग, पूरे पंजाब के लोग कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे पंजाब में ज़बरदस्त काम हुआ, और जैसे जैसे जो काम कहा गया उसी टाइम फ्रेम में वो काम करके दिखाया गया, और हर वो काम जो कि बराह रास्त आवाम के फ़ायदे का था, वो चाहे अस्पताल थे, वो चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो चाहे स्कूल थे, बहुत सारे काम ऐसे जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंचा, वो काम किए गए। और इसी मेहनत का समर है कि कामयाबियों का सफ़र अब चलता चला जा रहा है। जी, खिदमात का एतराफ़ है। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के आहद चीमा, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, नासिर महमूद भट्ट, जबकि अपोजिशन के हामिद खान, अलामा राजा नासिर अब्बास भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए हैं। शायद से प्रसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के सेनेटर मुंतखब हुए। फिर साथ में जो बिला मुकाबला का लफ्ज़ होता है, ये बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा इफ़ेक्टिव होता है, और यानी कोई जोड़ ही नहीं। देखें, ये फ़ख्र की बात होती है हम दोनों के लिए, हम तीनों के लिए भी फ़ख्र की बात है, बल्कि पूरे इदारे के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे CEO, चूँकि वो अब रिज़ाइन कर चुके हैं, तो मैं एक्स CEO भी उनको कह सकता हूँ, नहीं वो हमें अभी भी, लेकिन वो जाहिर है उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, जिस तरह उनके साथ सारा कुछ है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक, उनकी फैमिली को भी और बाकी सब लोगों को। अब बात कर रहे हैं कि जब भाई साहब बैठे हैं सीट पे, तो इन्होंने सबसे पहली लाइन पढ़ी है कि खिदमात का एतराफ़। तो आप लोगों में निकलें, आप लोगों से पूछें, आवाम से पूछें जिनके लिए उन्होंने काम किया है। आज आप हॉस्पिटल में जाएँ, आप मुख्तलिफ थाने में जाएँ, आपको पता चलेगा कि बतौर निगरान वज़ीर आला उन्होंने क्या काम किया है, लोगों के लिए क्या आसानियाँ पैदा की हैं। आप लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में कहीं भी चले जाएं, कि अब तो ये था कि लोग इस बात पे तवक्को कर रहे थे कि जब इलेक्शन कभी डिले, कभी होना है, कभी नहीं होना, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का भी लोग कह रहे थे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। उसकी क्या वजह थी कि लोगों की जो तवक्कुआत हैं, अगर उस पर बर वक्त आप उतरते हैं और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कर काम होता है, उसको फिर हम खिदमात कहते हैं, और फिर उनका खिदमात का एतराफ़ होता है। देखें, सियासत बड़ा मुश्किल काम है, और इस मौजूदा सियासत में रहकर आपकी ज़िम्मेदारी जो है बेहतर तरीके से निभा जाना, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। देखें, पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है ना, सियासी जमातों का होता है, लेफ़्ट राइट आपके साथ उठने बैठने वालों का, बाकी बहुत सारे अवामिल होते हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट भी कर रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सियासत में रुकावटें होती हैं। उन रुकावटों के बावजूद कामयाबियों का सिलसिला जारी रहना, ये बड़ी बात होती है। देखें, ऐसा ईवान है जहाँ पर कानून साजी असम्बली से तो आनी है और वहाँ से पास होनी है। आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको मजीद कामयाब करे, और हम और आप आवाम के लिए काम करते हैं। ये भी दुआ है कि जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी बाखूबी जो है वो निभा सके, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही आपका नाम बनाती हैं। यहाँ तक पहुँचना भी एक कामयाबी यही है कि आपने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाई। आमिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही कहा शाहिद सिप्रा ने कि मैंने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि खिदमात का एतराफ़, और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कल भी पूछा कि आप ये चला रहे हैं खिदमात का एतराफ़, तो ये कैसे खिदमात का एतराफ़। मैंने उनके कहा 7 लोग जो हैं बिला मुकाबला हुए, इनमें से 6 लोग जो हैं
वो हैं जिनका किसी न किसी सियासी जमात के साथ तल्लुक है। मोहसिन नकवी का किसी सियासी जमात के साथ कोई तल्लुक नहीं है, और इसके बावजूद तमाम जमातें अगर किसी एक शख्स पर मुतफिक हैं तो इसका मतलब है कि उसकी कारकर्दगी पर मुतफिक है। बिल्कुल। ये आप सिर्फ इस बात को सामने रखें तो आपको समझ आएगी कि जो उन्होंने अपने निगरानी के दौर के अंदर पंजाब के अंदर काम किया उसको दोस्त ही नहीं दुश्मन भी सराहते हैं, उसको सब मानते हैं। आज खतून वज़ीर आला है, पहली खतून वज़ीर आला पंजाब की, उनको अगर कंपैरिजन किया जाता है तो कहा जाता है कि ये देखेंगे ये बुज़दार बनती है मोहसिन नकवी। यानी आपके लिए एक दो किस्म की मिसालें हैं, या तो आप बुज़दार बन जाएं या आप मोहसिन नकवी बने। बिल्कुल। तो आपकी सिलेक्शन है कि आप क्या करना चाहती है, किस तरह से कामयाब होना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। सही कहा शाहिद ने कि हम जो यहाँ पे तीनों नहीं हैं, हम तो यहाँ पे 6-7 लोग हैं इस वक्त स्टूडियो के अंदर, और एक ऊपर बैठी सुन भी रही है हमें। नहीं ऊपर बैठा अल्लाह सुनता है, लेकिन यहाँ पे भी एक ऊपर बैठी सुन रही है हमें, वो भी इसमें शामिल है, आयशा भी। तो सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, और मैं समझता हूँ कि हम प्राउड हैं हमें कि वो घर में किसी की कामयाबी होती है ना तो आपको जैसे खुशी नहीं, हर एक की कामयाबी पे खुश होना चाहिए, लेकिन ये कामयाबी इसलिए है, सिप्रा ने सही कहा कि हमारा तल्लक ऐसा बन गया। बिल्कुल सही। यानी पिछले 16 साल से मैं हूँ उनके अदारे में, उनके साथ काम किया, सफ़र किया, सफ़र हिजर में लोगों का पता चलता है। अमेरिका में भी गए और मक्का मदीना में भी गए, यूके में भी गए, तो और मुल्कों में, यूरोप में भी गए, तो वो वहाँ पता चलता है कि वो क्या शख्सियत है और किस तरह से काम करती है। मैं कहता हूँ कि सही कहा शायद सिप्रा ने कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त रिफ़त अता फ़रमाए, और वो पाकिस्तान की खिदमत का जो मिशन लेकर चले हैं उसको वो निभाते चले जाएँ। आजकल उनके पास बहुत अहम जिम्मेदारी है। मैं यही पूछने वाली थी, इतनी सारी जिम्मेदारियां साथ लेके चलना भी इट्सेल्फ एक चैलेंज होता है। लेकिन वो तो चैलेंज कबूल करने वाले हैं, वो हमने देखा है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इब्तदाई दिनों का जब मुआजना करें आज के दिन के साथ, आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, जिसके अलावा कई चैनल्स जो हैं वो और किसी के पास नहीं है, और इतने न्यूज़ चैनल्स किसी के पास बिल्कुल बिलाशुबा। तो ये वो चैलेंजेस लेना और चैलेंजेस के साथ खेलना जानते हैं। अभी क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप भी उनके पास है। सबसे अहम जो वज़ारत दाखिला है, अगर वज़ीर आज़म के बाद कोई शख्सियत होती है तो वज़ीर दाखिला होता है, वो उनके पास है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, जिस तरह से दहशत गर्दी है, जिस तरह से अमन अमान है, जिस तरह से लॉ एंड आर्डर के मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी जैसा ही किरदार जो है इस मुल्क को चाहिए, ताकि वो इन तमाम चैलेंजेस से निपटे और लोगों को अमन व अमान मैसर आए, कारोबार चले, लोगों का बिजनेस चले, लोगों को खुशहाली। आपके मुल्क में ये तमाम चीज़ें अच्छी होंगी तो यकीन माने आपके मुल्क के लोग भी खुशहाल होंगे, आपके मुल्क के लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे। तो दुआ गो हम हैं कि मोहसिन साहब अपने ओहदे को बाखूबी एहसन निभा सके और अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। इसके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं जो हैं उनके हमरा मौजूद है। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी गलतियों पर पर्दा तो डाल सकते हैं। लेस्को की मैं बात कर रही हूँ। किया क्या जा रहा है जी? लेस्को में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए अरबों का फ्रॉड। लाइन लॉसेस की शरह कम करने के लिए 14 करोड़ यूनिट्स को खरीदारी का हिस्सा ना बनाया गया। क्या मामला है? देखें, जब लेस्को के नुकसानात बढ़ते हैं ना, उसको ओवर बिलिंग से रोका जाता है। और जब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया है FIA को कि वो चेक करें, बिलखसूस गवर्नमेंट सेक्टर, बाद में प्राइवेट सेक्टर पर भी आएंगे कि शायद अगले महीने में आ जाएं, तो कहाँ पे ओवर बिलिंग और किस तरह जो लाइन लॉसेस हैं इनको मुरतब किया जा रहा है और आगे अदाद शुमार का हेर फेर करके किस तरह दिखाया जा रहा है। तो ये तो कंपनी के अपने दस्तावेज़ात हैं जो मेरे पास हैं, जो इसमें छापी हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाकर बता देता हूँ, हाजी साहब को भी बता देता हूँ। अच्छा, बिजली जो आती है लेस्को के पास, जो खरीदती है, वो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हमें बिजली देती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सोर्स क्या है, जिस पे हम थोड़ी देर बाद आ भी जाएंगे, कि सोलर सिस्टम से जो बिजली की जनरेशन कर रहे हैं सार्फिन, वो भी लेस्को के सिस्टम में आ रही है। ठीक है। दो ज़राए हो गए हमारे पास आने वाले। यहाँ क्या हो रहा है कि CPPA की आगे लाइट हमारे पास सब डिवीजन की सतह पे तो कहा जा रहा है कि आपकी जो सोलर जनरेशन कंज्यूमर्स कर रहे हैं वो आप उसको रिसीट में शामिल करें, मतलब जो लेस्को बिजली खरीद रही है उसमें शामिल करें और उसके बाद अपने रिजल्ट्स बनाएं।
सब डिवीजन, डिवीजन और सर्कल की सतह पे जब ये किया जा रहा है, तो जब वो उनके रिसीट को शामिल करके बढ़ाया जा रहा है, तो वो जो सोलर सिस्टम के यूनिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और दूसरी जानिब ओवर बिलिंग करके उसमें डिक्रीज़ दी जा रही है कि लाइन लॉसेस को डिक्रीज़ किया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब कंपनी के लाइन लॉसेस आपने बताना है, जब आला अफसरान ने आगे जाके जवाबदेही जिनकी होनी है, वो उन सोलर सिस्टम को रसीट का हिस्सा नहीं बना रहे, सही, और उसकी वजह से जो आपका लॉस लेवल है वो नीचे आ रहा है। आप अगर सब डिवीजन की सतह पे कह रहे हैं कि 2 ज़राए से आने वाली बिजली को देखकर आप लाइन लॉसेस बनाएं, तो कंपनी की सतह पर भी वही होना चाहिए जो होना चाहिए। अब देखें जो ओवरऑल आई है, जो इन्होंने बताई वो 16,444 मिलियन यूनिट्स पे बनाया लॉसेस, हालांकि उसमें 141 मिलियन जो कि एक्सपोर्ट्स यूनिट थे लेस्को सार्फिन के, वो शामिल होके ये 16,585 मिलियन बनने थे। इस पर अगर लाइन लॉसेस बनते तो 9.4% शरह आनी थी, इन्होंने 16,444 पे बनाए तो 8.6% आई। इसी डॉक्यूमेंट में एक और खबर भी है, चले मान लेते हैं इन्होंने कहा कि ये 11 kV फीडर्स, और ये अगर CPPA और 11 kV फीडर्स जो इन्होंने यूनिट्स लिखे हैं उसमें 132 ट्रांसमिशन का लॉस लेवल जो इस दस्तावेजात में शो हो रहा है वो 1.5 तक कहीं शो हो रहा है। पूरी दुनिया में, इवन हमारे यहाँ पावर सेक्टर में जो 132 की ट्रांसमिशन का लॉस है ये 0.4% होता है या 0.5% होता है। या फिर वो मान लें कि 132 का लॉस ज़्यादा है, या फिर दूसरी जानिब जो हेर फेर आप कर रहे हैं अरबों रुपए का, वो मान लें। ये 2 खबरें हैं, ये अदाद शुमार के बेसिकली हेर फेर है। मुझे तो समझ नहीं आती कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का इतना बड़ा नाम, इतना खौफ ऑफिसर्स में कि वो कंपेन कर रहे हैं, बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, ये अदाद शुमार का हेर फेर क्यों नहीं पकड़ते? वही मैं कह रही हूँ, ये सामने चीज है, ये सब, ये तो डॉक्यूमेंट है, सबके सामने है, छुपी भी नहीं, आपके हाथ में है, तो सब लोगों को आमिर भाई पता ही होगा। देखिए वो राशिद लंगड़ियाल की इन्होंने बात की, तो उनसे भी सियाने लोग जो है नीचे काम कर रहे होते हैं। आपको हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई काम हो तो आप SP के पास ना जाएं, आप मुहर्रर के पास चले जाएं, वो आपको बताएगा जो घाक बैठा होता है। तो ये जो नीचे वाले लोग हैं ना, ये सारे तरीके बताते हैं लोगों को कि आपने बचना किस तरह से है, हम आपको बचाएंगे। अब मुझे देखें, ये तो अब सिपरा ने 2 दफ़ा बताया, ऑफ द एयर बताया और ऑन एयर बताया, आपको उस तरह से बात समझ नहीं आ पाती है कि यार ये कैसे बीच में से घपला निकाल देते हैं, यानी करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो है वो बीच में से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ शामिल कर दिए जाते हैं, और ऊपर बैठे इस शख्स को पता नहीं होता। दादो शुमार का खेल ऐसे ही खेल है, ये मैथमेटिक्स के साथ खेलते हैं और उससे वो अरबों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कल नहीं आज इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ, पता नहीं शायद से प्रेस के हक में है या नहीं है। ये चोरों का टोला है, ये जो चाहे लेस्को है चाहे मेप्को है, ये सारे जितनी हैं कंपनीज हैं, ये चोरों का टोला है और ये चोरी करवाते हैं, यही तरीके बताते हैं और यही सारा काम करें। कोई शख्स जाकर मीटर चेंज नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर कोई डिवाइस नहीं लगा रहा, लगाने वाले भी यही हैं, पकड़वाने वाले भी यही हैं। जब इन पर प्रेशर आता है एक आध पकड़वा देते हैं, बाकियों को कहते हैं आप करते रहो, अपना वो नाम नंबर बना लेते हैं कि जी मैं देखें हमने अपने 4 केस पकड़वा दिए। उनसे कहते हैं कि आपका मीटर हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ये उतार लेंगे, आप चोरी जितनी करते रहें, बाद में डिफ़ॉल्टर शो करेंगे। सिपरा को पता है इस बात का, आप पर एवरेज बिल आएगा, एवरेज बिल पे कीजिएगा। अब इसका कोई हल बता दे, कोई तजवीज़ बता दे कि कंट्रोल कैसे हो सकता है, मतलब मंजर आम पर कैसे, मंजर आम पर तो मौजूद है, कैसे आला अफसरान तक? देखिए एहतसाब का रास्ता अगर अपनाया जाए और एजेंसीज बिलखसूस FIA की बात कर रहा हूँ, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से मुजाहरा करे, अगर मैं कह रहा हूँ जो कि हमेशा नहीं होता, अब शायद वो करना शुरू कर दें, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके और रियासती इदारों की बचाने की कोशिश करें, तो बड़ा आसान हल है कि आप ऑफिसर्स के खिलाफ एहतसाब का रास्ता अपनाएं, उनको कानून के कटहरे में खड़ा करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज़ ये जूम मीटिंग होती है, सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद बैठे हैं, यहाँ से आपके पूरे पंजाब की कंपनीज के CEO जूम मीटिंग पे बैठ के बता देते हैं आज मैंने ये किया। मुझे ये बताएं 200 दिन होने वाला है, लेस्को की कंपेन चल रही है पूरे पावर सेक्टर्स की बिजली चोरी के खिलाफ, आज तक कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं पकड़ी गई। सही क्या आपने? मुझे बताएं कि अरबों रुपए की चोरी है, लेकिन आपको हमेशा जब भी उनकी प्रेस रिलीज आई है या वो सिंगल फेज मीटर की आई है या फिर कोई छोटी मोटा कारखाना पकड़ा गया उसकी आई है, तो वो अरबों रुपए की चोरी कौन कर रहा है? बिल्कुल सही बात। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को क्यों नहीं चेक किया जाता? पकड़ने की जरूरत भी उनको है। खैर अच्छी खबर ये है 100 यूनिट से कम बिजली वाले घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। क्या प्लान बनाया गया इसके लिए? शायद देखें ये तो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी थी, शायद 200 था, जब 300 शायद पीपल्स पार्टी का था, इनका भी 300 था।
तो अच्छा, इनका तो 300 था भी नहीं, इनका तो सेकंड पॉइंट एजेंडा था कि जी आपको मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए सोलर को तरकीब दी जाएगी, सोलर के ऊपर तरकीब दी जाएगी, मतलब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आप तो दे रहे हैं। अच्छा, आप दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 100 यूनिट तक दे रहे हैं सोलर। लेकिन मैं थोड़ा सा 100 यूनिट पे मुझे एतराज़ है, अगर आपने लोगों को रिलीफ देना है तो फिर 300 यूनिट तक ले 100 यूनिट पर मैं क्यों एतराज़, मैं आपको बता देता हूँ। 100 यूनिट तक अगर कोई बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो उसको लोवेस्ट रेट लग रहा है, 7 रुपए कुछ पैसे उसका रेट है। 100 यूनिट अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब उसका बिल आ रहा है 800-900 टैक्सीज मिला के। मेरे ख्याल में 800-900 रुपया या 1000 रुपये इस बिजली पर मंथ जो इस्तेमाल कर रहा है वो कर लेगा। वो इंतहाई छोटा घर होगा, रूरल एरियाज में ज़्यादा होगा, वहाँ पे होगा। आप उससे निकलें 300 के ले आए, जहाँ पर ज़्यादा 30 से 35 लाख कंज्यूमर जो कि 300 यूनिट इस्तेमाल करता है लेस्को का, बिल्कुल आप उस पे आए, 300 यूनिट्स पे आएंगे तो फिर पता चलेगा लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के पास जगह भी होगी। 300 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जिनको 20-22 हज़ार के करीब बिल आना है, उनको जब सोलर की सहूलत पंजाब गवर्नमेंट देगी उनको फायदा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 यूनिट वालों को ना दें, लेकिन मैं ये तजवीज़ दे रहा हूं कि 100 यूनिट वालों से निकल कर अगर आप 300 यूनिट पे चले जाएंगे तो ये तो 50,000 से शुरू कर रहे हैं, तो ये तो लाखों कंज्यूमर है, लेस्को के, नेपको के लाखों हैं इसमें फाल करते हैं। तो किस किस को देंगे, किस तरह देंगे? इसका एक ही हल है, बैंक्स को ऑन बोर्ड लें, सूद के बगैर कर्ज दें, ये पहले इंस्टॉलमेंट दें, पहले दिन की ये सजेशन है, अदरवाइज कोई हल आसान हल ही है। आमिर भाई वह इसमें से मुफ्त का लफ्ज खत्म कर दें, बस मेरा तो यही है। ये मुफ्ते वाली कौम नहीं है ना, ये मुफ्ते वाला काम है। ये जब पैसे लेंगे और लोगों को पैसे दे के लगाएंगे, वो सोलर की हिफाजत भी करेंगे और सोलर आपका इस्तेमाल भी होगा और आपके पास वो पैसे वापस भी आएंगे, बैंक के जरिए आएंगे। सूद उस पर ना लें, आप कर्ज के जरिए दें, कर्ज वापस लें। और ये गवर्नमेंट को ऐसा सर्कल बन के आएगा कि गवर्नमेंट को हर साल अरबों रुपए बचेंगे, ज़र मुबादला बचेगा अरबों रुपए का। और ये पंजाब गवर्नमेंट खुद खुशहाल हो जाएगी जब इसको बाहर से ना कोयला खरीदना पड़ेगा, ना फर्नेस ऑयल खरीदना पड़ेगा, ना इसको कोई और किसी का बहाना तलाश करना पड़ेगा। पूरे का पूरा शहर जो है आपका सोलर पार्क बन जाएगा और आप बिजली इतनी पैदा करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री जो है उसको सस्ती बिजली दी जा सकती है, रोज़गार के मौके दिए जा सकते हैं। मैं ये मरीम नवाज से कहूँगा कि खुदारा पंजाब में एक ये जो इसका सोलर पैनल्स का फैक्ट्री है वो ज़रूर लगाएं, इंडिया का मॉडल सामने रखें। इंडिया में मुफ्त किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने 3 करोड़ घरों को बिजली सोलर देने हैं लेकिन मुफ्त नहीं देने। उसमें उन्होंने कहा है कि 60% जो है वो आप पे करेंगे, 40% गवर्नमेंट पे करेगी। उस 60% पे हम आपको 7% पे कर्जा देंगे। 2030 तक वो, अब शायद सिपरा ये बताएगा ये कितना होता है, 500 गीगावाट बिजली जो है वो सोलर से बनाने जा रहे हैं। वाह, 3 फैक्ट्रियां लगाने जा रहे हैं जी, गुजरात में और असम में। यानी ये वाली प्लानिंग करने की जरूरत है। अब सेमी कंडक्टर बनाने के लिए आपको वो काम करना था कि पंजाब में एक फैक्ट्री लगाएं तो आप बाकी सूबों को भी दे सकते हैं। मुझे बताएं 500 गीगावाट बिजली क्या पाकिस्तान इतनी इस्तेमाल करता है? नहीं, सिर्फ वो सोलर से बनाने जा रहे हैं। वही धूप है जो इंडिया में है, वही धूप है जो हमारे पास है। घरों की छतें हैं, हमने खेत खत्म करके प्लानिंग का फुकदान है आमिर भाई, ये आप मान लें और वो हल हो गया ना तो हमारे नियत मरियम की ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता, नहीं ठीक है, नहीं मुझे वैसे नहीं पता, नहीं ठीक है। उसका उसकी परफेक्शन उसकी नहीं होगी शायद, सिपरा तो नहीं है वो कोई भीड़ तो करती नहीं रही है लस्को की। मरियम को वो जो अगर नियत ठीक आप कह रहे हो फिर तो सारा कुछ ही ठीक है। फिर तो नहीं, अल्लाह ताला उसकी नियत, अल्लाह ताला उसकी नियत से पंजाब को खुशहाल करे। आमीन आमीन, मैं उस पर शक नहीं करता, मैं मान लेती हूँ आप कह रहे हैं। किसी ने शक किया भी नहीं, नहीं हमने तो शक किया ही नहीं, हम तो बस हाजी साहब वैसे जस्टिफिकेशन देना शुरू हो गए। चलिए आप हमने तो कोई बात ही नहीं की ऐसी, पर्सनल हो गया आमिर भाई। थोड़ा ज्यादा ले गए, दिल पे ले गए, हालांकि किसी ने बात ऐसी नहीं की। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, अपनी खबर की तरफ चलेंगे। रजिस्ट्रेशन टोकन टैक्स नादहिंदगान की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का फैसला किया गया। आप दोनों ने तो रजिस्ट्रेशन कर वो सॉरी टोकन टैक्स पे किए होंगे। ऑफिस की गाड़ी है, टोकन टैक्स पेड होंगे। चलो हम तो गए, इस बात है ना हमारी लेकिन मुअत्तल करना चाहिए। हाँ। देखें टैक्स पे हमेशा मैं तो कहता हूँ कि हम लोग अगर एक छोटी सी चीज़ एक टॉफ़ी भी लें तो आपने बिल करवाया तो 1 रुपया कटा, उस पर बाकी टैक्सेस भी लगे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं।
और हमेशा आप देखें कि जब भी एक्साइज ऑपरेशन करती है मेन शाहराहों पे तो बड़ी गाड़ियां और लग्जरी गाड़ियां क्यों पकड़ी जाती हैं, बिल्कुल बड़े लोगों की गाड़ियां क्यों पकड़ी जाती हैं, उनके टोकन टैक्स जो शॉर्ट होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये मुअत्तल करना चाहिए। है बड़ा मुश्किल टास्क कि आप उसको मुअत्तल करें और उसको ये तो ये नहीं कि प्लास मारना, बिजली काट देनी है तो बिल जमा हो गया तो ला देना, ये तो नहीं होना। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जिस तरह अभी तो खबरदार उन्होंने लोगों को किया है कि ये डिसीजन कर रहे हैं, हम लोग ऐसा करेंगे तो पता नहीं हाई साहब मेरी चीज बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हम कौम की हैसियत से ऐसे नहीं है कि अगर रियासत हमसे कुछ डिमांड कर रही है और ये पैसा हम दे रहे हैं जो कि हमारे ही चीज़ों पे लगना है, अहम शहरों पे लगे, कहीं पे लगे, कौमी ख़जाने में पैसा जाना है, ये बड़े लोग नहीं जमा करवाते, छोटे लोगों के तो पकड़ी जाए तो मौके पे उन्होंने जमा करवा के जाना। ये सही कह रहे हैं आप आमिर भाई। हाँ, मेरा ख्याल तो टोकन टैक्स ख़त्म हो जाना चाहिए। शायद सिप्रा वाली बात को मैं एग्री हूँ कि जो बड़े लोग हैं वो जमा नहीं कराते हैं और जो छोटे लोग हैं, जब आप गाड़ी रजिस्टर कर रहे होते हैं, लेट्स से किसी ने 10 लाख की गाड़ी ली है, मिसाल दे रहा हूँ, मेरी पहुँच ही होता था कि 10 लाख 10 करोड़ की भी आंधी लिया, उसी वक्त उससे सारे फुल एंड फाइनल टोकन ले लिए जाए, सही उसी वक्त वो पे करें। ये बाद में जो टोकन लगवाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप टोकन टैक्स देना नहीं चाहते, ये भी है कि आप उस हैजल में जाना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि मेरा टाइम ज़ाया होगा, मेरा टाइम ज़्यादा कीमती है, मैं जाऊंगा लाइनों में लगूंगा। शहबाज शरीफ के दौर में बड़ा अच्छा हुआ था, उन्होंने कहा 5 साल तक के लिए जो गाड़ियाँ उनके टोकन टैक्स की फुल पेमेंट करें, आपकी गाड़ी टोकन फ्री हो जाए, आपको साल भर लगवाना नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट के पास भी अच्छे खासे रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए जो देना चाहता है। एक तो आप इस तरह की कोई उसको क्या कहेंगे एमएसटी स्कीम दे कि जो लोग अपनी गाड़ियों को टोकन फुल एंड फाइनल देना चाहते हैं वो दे दें, ताकि बाद में ये एक तो आपके उस अदारे पे जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है उस पर बोझ कम होगा। दूसरा, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा लोग उसी चक्कर में पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, दोबारा रजिस्टर होगी, दोबारा पैसे लगेंगे। देखिए आसानियों की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आसानी है कि अभी आपने एफबीआर ने ये बना दिया सिस्टम कि दुकान की वैल्यू के हिसाब से किराया जो है उसको तय किया जाएगा और उसमें से टैक्स ले लिया जाएगा। कितना आसान काम है। अब वो दुकानदार का फायदा क्या है, तमाम चैम्बर्स ने उसको एग्री किया है, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, इससे ये होएगा कि जो हम वकीलों को पैसे देते हैं, जो टैक्स चोरी करने का काम करते हैं, वो नहीं होएगा, हम भी गिल्टी नहीं होंगे। हमें पता है यार मेरी दुकान जो है इसकी मार्केट वैल्यू ये है, इसका किराया अगर मैं किराया लूँ तो ये है, तो उस पर सालाना टैक्स ये निकलेगा। बात ये है ना कि आसानी पैदा करनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अब किया क्या जा रहा है जी, सूबे भर में सफाई सुथराई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। सफाई सुथराई का निज़ाम आउटसोर्स करने पर 120 अरब लागत आएगी। आउटसोर्स अगर हो जाता है, इतनी लागत आ जाती है, देखना यह है कि सफाई सुथराई का निज़ाम सही होता भी है कि नहीं। आमिर भाई अब नियत वाली बात ना करिएगा। लागत क्यों आएगी? मैंने कहा नियत वाली बात ना। लागत क्यों आएगी? इससे कमाई आएगी। मैं आपको बताऊं, आपके घर से जो कूड़ा उठाता है ना बंदा, हमारे घर में जो आता है कूड़ा उठाने के लिए, वो कहता है जनाब ये सोना है, ये कचरा नहीं है, ये सोना है, इससे हम कमाते हैं। आपको पता है वो सिर्फ 100 रुपया लेता है हमसे, सिर्फ 100 रुपया हर घर से 100 रुपया लेता है। और वो पेट्रोल भी उसका खर्च हो रहा होता है। 2-3 लोग, उसकी वालदा, उसका भाई, उन्होंने शादी की है तो उन्होंने लेमोजीन्स और बग्गियों की, कोई बराती किसी और बस में उसमें नहीं था, या बग्गियां थी या लेमोजीन्स थी, 7 लेमोजीन्स थी, कोई पजारों उठाने वाली की बात कर जी, मैं कूड़ा उठाने वाली की बात कर रहा हूँ। वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, अपनी सारी फैमिली को बग्गियों पे लेके गए। वो कहता है ये सोना है, इसको हम बेचते हैं, इसमें से कुछ 7 किस्म की धातें निकलती हैं, जिसमें सिल्वर भी शामिल है, इसमें से मुख्तलिफ गत्ता निकलता है, प्लास्टिक बोतल से निकलती है, सब इसकी बाइफर्केशन होती है, उसके बाद इसको बेचा जाता है। ये लाखों करोड़ों का धंधा है। उसमें गवर्नमेंट को ये पट्टू पढ़ाया जा, या पट्टू अब क्या लफ्ज सही है, मरियम को ये पढ़ाया जा रहा है, मरियम को ये सिखाया जा रहा है कि इस पर भी आउटसोर्स करना, इस पर मरियम इससे पैसे ले। इस कूड़े काट कबार से जो बिजली बनेगी वो बहुत महंगी बिक सकती है, इसमें से जो धातें निकलती हैं वो महंगी बिकती हैं। उठाने वालों को हमने उसको प्राइवेटाइज भी किया, पैसे भी हम देंगे। किस चीज के? 1 मिनट है, शायद सिप्रा साहब एक कमेंट।
देखें कूड़ा तो पहले भी जब तुर्की के साथ हमारा मुआहिदा था तो वो भी इसी तरह उसको आउटसोर्स ही समझे ना, तो उनकी गाड़ियां थी, कॉन्ट्रैक्ट था, अच्छा निजाम वो था, वो ले जाते थे कूड़ा वहाँ पे कई टन हिसाब से और वहाँ अपनी वो बिजली की जनरेशन करते थे तुर्की में जहाँ से कूड़ा उड़ा वो वहाँ करते थे। तो अगर इतना हम लोग कर सकते हैं जितना हाई साहब ने सरसब्ज बाग दिखाए हैं और फिर नीयत की भी बात की है, तो मेरे ख्याल में आप इस प्रोग्राम को क्लोज कर दें, उसके बाद मेरे पास ज्यादा बेहतरी होगी क्योंकि बात बहुत आगे निकल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। माह मुबारक है और हर किसी की कोशिश ये है कि जितना दिल खोल के अल्लाह की राह में दे सकते हैं दे सकें। ऐसे में बहुत सारी NGOs, बहुत सारी ट्रस्ट काम कर रही हैं। सो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी ही ट्रस्ट के हवाले से। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट है, ये किस तरह से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है दुखी इंसानियत के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, किस जज्बे से ये काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराती चलूँ जी। खालिद महमूद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप लाहौर के ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी हैं ये। और इनके पास जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और कंसल्टिंग और सोशल इंटरप्राइज मैनेजमेंट में 43 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। यहाँ पे अपनी खिदमात किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, ये ट्रस्ट आवाम के लिए क्या कुछ कर रही है, ज़रूरतमंद लोगों का सहारा किस तरह से, इस पे बात करेंगे अपने मेहमान को वेलकम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि कोई ट्रस्ट कायम करनी चाहिए, बेसिकली आइडिया क्या था? ये जी बुनियादी तौर पे चौधरी रहमत अली मरहूम तहरीक पाकिस्तान का एक अजीम किरदार है और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं। अच्छा, उन्हीं के एक शनासा एक दोस्त थे डॉक्टर SM के वास्ती साहब, वो बेयो हॉस्पिटल में जो पीड्स डिपार्टमेंट है ये उसके बानियान में से हैं और लाहौर के बड़े मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे अपने ज़माने के। तो उन्होंने अपने चंद एक लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ मिलके ये सोचा कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जो चौधरी रहमत अली मरहूम की याद में भी हो और उसका जो खिदमात का दायरा उन्होंने तय किया कि तालीम और सेहत, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो 1976 में उन्होंने ये ट्रस्ट जो है ना वो कायम किया और हुकूमत से इसकी ज़मीन वगैरह ली और ये इंतजाम किए। तो 1985-86 में 48 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनल हुआ। तो इसमें प्रोग्राम ये था कि इसमें एक मुकम्मल तौर पे कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके जो बना लिया जाएगा। तो ये जो चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट है, इसकी ये पहला जो इसका इदारा था वो 1986 में चौधरी रहमत अली ट्रस्ट के नाम से शुरू हुआ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 5 इदारे हैं। एक ये 48 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके बाद हमारा ये चौधरी रहमत अली बॉयज़ हाई स्कूल 92 में शुरू हुआ, चौधरी रहमत अली गर्ल्स हाई स्कूल वो 94 में शुरू हुआ और उसके बाद इस वक्त हमारा एक अर्ली लर्निंग स्कूल जो है जूनियर स्कूल वो है, वो चौथा इदारा है। और उसके साथ फिर ये है कि अर्ली 90 से ही तकरीबन एक दारुल उलूम जिसमें एक रेजिडेंशियल मदरसा है और उसमें वहाँ इलाके के लोगों को और रेजिडेंशियल तलबा को भी नाजरा तालीम भी, कुरान पाक की तजवीद भी, हिफ्ज़ भी, दर्स निज़ामी, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। तो ये 5 इदारे हैं चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के तहत जो काम कर रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसकी लेगेसी है तकरीबन 38 ईयर्स की हॉस्पिटल की है, 30 ईयर्स की जो है वो तकरीबन हमारे स्कूल्स की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हॉस्पिटल जो है उसमें ज़्यादा फोकस OPD के ऊपर है और डायग्नोस्टिक्स की भी हमारे पास पूरी रेंज है। तो हॉस्पिटल जो है उससे अब तक अंदाज़ा है, रफली हमारा जो रिकॉर्ड बताता है कि 40 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। लाइकवाइज जो हमारी इलुमनाई है जो हमारे स्कूल से फ़ारिग हो चुकी है उनकी तादाद भी रफली अबाउट कुछ 60 से 70 हज़ार के करीब है। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये SM के वासी साहब ने सोचा। और इसमें अब तक जितने भी इसके प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी रहे वो भी सोशल सिविल सोसाइटी से और ब्यूरोक्रेसी से बड़े नामवर शख्सियात रही हैं। जैसे हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट थे जस्टिस आमिर रज़ा खान साहब थे, उनसे पहले जस्टिस CA रहमान साहब थे, उनसे पहले इसी तरह एक ज़माने में चीफ जस्टिस रिटायर्ड अनवार उल हक साहब जो थे वो इसके थे। तो लिहाजा इसमें बड़े बड़े लोगों ने अपने तौर पे एक सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पौधा जो SM के वास्ती साहब ने 1976 में लगाया था अब वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और सेहत के शोबे में तो बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये सब लोगों के लिए एक ओपन इदारा है कि जो ज़रूरतमंद है आके रब्ता कर सकता है? क्योंकि
बहुत सारी जगहों पे तो ये होता है ना कि आप छानबीन में ही महीनों लगा देते हैं और वो फिर बेचारा जिसने फ़ायदा उठाना होता है वही परेशान होते रह जाए। बड़ा मज़ा सवाल है आपका। हमारा जो ट्रस्ट है, जिस तरह का बिज़नेस मॉडल या इसका जो प्रोसेस मॉडल अडॉप्ट किया गया, ये बुनियादी तौर पे हमने कोशिश की है जो हमारे सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो माली तौर पे ज़रा मजबूर हैं और इस तरह के मसाइल जो है ना ज़्यादा हैं, वल्नरेबल लोग जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा हैं। तो बुनियादी तौर पे राइट फ्रॉम द बिगनिंग इसका जो बिज़नेस मॉडल उन्होंने बनाया कि हमने सिर्फ उन लोगों को सर्व करना है। अब उन लोगों की जो एक इमीडिएट ज़रूरत होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ओपीडी की, कि किसी को ज़ुकाम है, नज़ला है, खांसी है, उन्हें स्पेशलिस्ट क्लिनिक को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, ये है वो है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमारा जो एक फ़ोकस रहा है और जो आज भी फोकस है हमारा वो ये है कि एक वेरी वाइब्रेंट ओपीडी। अब ओपीडी इज़ ओपन फॉर ऑल। अच्छा, और इसमें जो इसकी फ़ी रखी गई है वो नॉमिनल अलामती फ़ी है, नॉमिनल फ़ी है 50 रुपए की पर्ची। और ये पता नहीं, मेरा ख्याल पिछले 20 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि यही फ़ी हमने इन्हेंस भी नहीं की। वजह यह है कि हम इसको सिर्फ एक अलामती फ़ी के तौर पे लेते हैं। बाकी ये है कि हमारे पास 2 दर्जन से ज़ायद ओपीडी में क्लिनिक्स के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो है ना वो बैठते हैं। तो जो 50 रुपए की पर्ची भी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको फिर ये है कि हम एब्सोल्युटली फ्री भी कर देते हैं। जो दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते उसका एक सर्टन परसेंटेज हमारा ऑन डेली बेसिस पे फ्री मेडिसिन भी जो है ना वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा कोई छानबीन वाला उस तरह का सिलसिला नहीं है। हमारी जो मेजर सर्विसेज आ जाती हैं उसमें जैसे मैंने बताया कि ओपीडी की सर्विसेज हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशलिस्ट क्लिनिक हैं कि आम तौर पे जो इस वक्त मार्केट में 2500 लेके 4000 रुपये में एक स्पेशलिस्ट जो है ना वो पेशेंट देखता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट अफोर्ड कर सकता है और वो चाहता है कि मैं स्पेशलिस्ट ही को दिखाना चाहता हूँ तो वो 700 से लेके 1000 रुपये तक में स्पेशलिस्ट जो है ना उसको दिखा सकता है। बाकी हॉस्पिटल जो है ना उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। उसके अलावा फिर हमारा आ जाता है जी डायग्नोस्टिक्स का खासा वसी और ईज़ हमारा सिलसिला है। वो हमारी कोशिश होती है कि हम कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे जो है ना वो इंतहाई सस्ते दामों दे दें। लेकिन बहुत सारे पेशेंट अगर वहाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी हमारा एक तरीकाकार है कि उसको भी हम जो है ना वो फ्री कर देते हैं। फिर हमारे 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और इंडोर का सिलसिला है तो वहाँ भी इसी तरह है। तो हमारे यहाँ जो भी मतलब पेशेंट्स हैं, पहली बात है कि इट्स ओपन फॉर ऑल। और दूसरा फिर ये है कि उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट का सिस्टम है वो बड़ा ओपन सा, बड़ा ट्रांसपेरेंट सा है कि एक वो जो माली एतबार से नहीं अफोर्ड कर सकते वो काउंटर पे जाके अब वो चंद एक बेसिक सवालात किए जाते हैं। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो लंबा चौड़ा जिस तरह आप बता रही हैं हमने वो जाके पीछे से नहीं करना होता, वो हम फैसला करके उसमें जितना डिस्काउंट करना है एब्सोल्युटली फ्री करना है वो एक चैनल है। दूसरा फिर ये है कि ज़कात के लिए अगर कुछ लोग मुस्तहिक हैं तो हमारे पास जो रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात आती है तो हम ज़कात के लिए वी आर कम्प्लीटली शरिया कंप्लाइंट। और एक शरिया एडवाइज़र है हमारे, कंपनी है जो कि बेसिकली हमें मैनेज करती है। उसके हर महीने उसी तरह अकाउंट्स बनते हैं। तो वो जो शरिया एडवाइज़र की एक दी हुई हमें हिदायत है उसके मुताबिक हम जो इसकी ज़कात की रकम है वो ख़र्च करते हैं। तो वो जो पेशेंट हुए उनको फिर अगर मेडिसिन चाहिए या उन्हें डायग्नोस्टिक चाहिए या इंडोर की फैसिलिटीज़ या ऑपरेशन थिएटर तो वो फिर एक जो ज़कात की रकम है उससे भी हो जाता है। तो यूँ ये बेसिकली इट्स ओपन फॉर ऑल। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारी एक और फैसिलिटी है कि हम फार्मेसी है। फार्मेसी हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 है और उसमें हमने, क्योंकि ये हमने एक कमर्शियल बिज़नेस तो है नहीं, हम तो खिदमत खल्क़ के तहत कर रहे हैं। तो हमारी जो फार्मेसी है 24/7 उस पर राउंड द ईयर 365 डेज 10% डिस्काउंट स्ट्रेट ऑन ऑल द मेडिसिन एनीबडी वॉकिंग इन। सो उस लिहाज से ये है कि हमने कोशिश ये की है कि हमारी जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट का अपना जो एक हेल्थ का सिस्टम है उसमें अपने कुछ मसाइल हैं, निजी सेक्टर ने इसको बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर लिया है। तो हमने कोशिश की है कि हम इसी में रहते हुए हमारे जो महदूद वसाइल हैं प्लस जो सिविल सोसाइटी से हमें थोड़ी बहुत आती है तो उसमें जितना भी हम सर्व कर सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को फैसिलिटेट करें। मुझे बताइएगा तालीम के शोबे में भी इस तरह से ही तमाम लोगों के लिए? इसी में मैं एक बता दूं आपको हॉस्पिटल में कि इस वक्त तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एनी वर्किंग डे 900 से लेके 1000 पेशेंट जो है ना वो हमारे यहाँ जो है ना आते हैं। तो अब आगे कोशिश करें इसको मज़ीद फैलाने की। अच्छा, एजुकेशन के सिलसिले में ये है जी कि हमारे जो तीनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चौधरी रहमत अली बॉयज़ हाई स्कूल है, चौधरी रहमत अली गर्ल्स हाई स्कूल है और उसके बाद जो जूनियर स्कूल है। एक तो ये है कि बड़े वसी और ईज़ कैंपस हैं। लाहौर शहर में रहते हुए ये सिर्फ चंद एक तालीमी इदारे जो गवर्नमेंट के या इस तरह के जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके पास ये लग्जरी है कि उनके पास ह्यूज किस्म के कैंपसेस हों, लश ग्रीन किस्म के। उस हिसाब से फिर ये कि पर्पस बिल्ट हमारे जो है ना वो कैंपसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरे नंबर पे ये है कि हमारी फैकल्टी में आलमोस्ट 2/3 के करीब 50% से 2/3 वेरी करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन,
एमफिल स्टूडेंट्स, एमफिल फैकल्टी है। तो उस एतबार से फैकल्टी जो है वो भी माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो। तो हमारे यहाँ एक तो ये है कि जो एकेडमिक प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर खासा जोर दिया जाता है। हमारे जो रिज़ल्ट्स भी हैं बॉयज़ हाई स्कूल के भी और गर्ल्स हाई स्कूल के, वो साल साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स अगर आप स्ट्रेटा उठा के देखें तो लाहौर के चंद नुमाया स्कूलों में हैं रिज़ल्ट के एतबार से। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे भी एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जा रही है? ज़रूर इसमें दो तरह का है जी। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो पीयर्स ग्रुप है जो उनकी फ़ी है वो तकरीबन कुछ 700 से लेकर 9,000 रुपये तक इस एरिया में है। हमने कोशिश की है कि हम सिर्फ कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे चलें, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई उसमें मार्ग नहीं है। तो हमारे यहाँ जो फ़ी है उनसे तकरीबन 1/3 से भी नीचे है। और उसके बाद फिर ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उसमें डिफरेंट हमने फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स का एक सिस्टम किया हुआ है, उसमें जो वल्नरेबल हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कम्प्लीटली फ्री भी है। या फिर ये है कि उसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक ऑर्फन्स के लिए स्पेशल एक है, किनशिप के लिए अलहदा है, अगर फाइनेंशियली वल्नरेबिलिटी है उसके लिए अलहदा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसमें भी अच्छा खासा हमारा जो है ना वो इस इंतहाई कम फीस होने के बावजूद भी हमारा एक खासा बड़ा पोर्शन जो है ना उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स में दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। सही, ज़बरदस्त। इसके अलावा कौन कौन सी पाइपलाइन में आपके मंसूबे हैं? मज़ीद फ्यूचर प्लान्स क्या लेके चल रहे हैं? मज़ीद फ्यूचर प्लान्स में भी इस वक्त ये है कि जी हमारा जो हॉस्पिटल है इस पे हम इसको, क्योंकि ये 1986 में बना था, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी हम कम्प्लीटली अपग्रेडेशन और रिफर्बिशिंग के ऊपर एक प्लान जो है ना वो इस वक्त है। तो इंशाल्लाह टारगेट ये है कि विद इन 8 months to 1 year हम कम्प्लीटली इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन भी करना चाह रहे हैं, रिफर्बिश करना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपने ऑपरेशन थिएटर को कम्प्लीटली जो है ना वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इस वक्त जहाँ हम तकरीबन 1000 पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, सो क्वालिटेटिवली भी और अपनी कैपेसिटी को भी इन्हेंस करके इस कैपेसिटी को तकरीबन 50% प्लस में ले इंशाल्लाह जाएं। जी, हम जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं उस चीज़ पे तो ज़रूर जो है वो आपको बढ़ चढ़ कर जो है वो काम करना चाहिए। अच्छा जी, इतना बड़ा सिस्टम चल कैसे रहा है? क्या मुखय्यर हजरात के ताउन से ही तमाम सिस्टम लेके चल रहे हैं? जी, इसमें दो चीज़ें हैं जी। पहली बात तो ये है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हैं उसमें 2-3 तरह के मॉडल हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी आप बिल्कुल कम्प्लीटली इसको फ्री कर दें। फ्री करने में भी ये होता है कि फिर आपने उसको सस्टेन कैसे करना है, कि या तो आप कम्प्लीटली आप फंड रेजिंग के लिए एफर्ट करते रहें एंड सो ऑन सो फोर्थ, या आपके पास एंडाउमेंट कोई ऐसी होनी चाहिए कि उससे जो है ना वो आप काम चलाएं। दूसरा फिर एक बिजनेस मॉडल ये है कि आप जो लोग मुआशरे में अफोर्ड कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि आप अपनी सर्विसेज को बड़ा ही नॉमिनली प्राइस्ड करें और उसको प्रॉफिट के ऊपर नहीं लेके जाएं, और जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप इंतहाई नॉमिनल चार्जेस पे, जो कि आम मार्केट से वो तकरीबन 1/3 पे जाके पड़ता है, वो सर्विसेज दें। और उससे आपके कुछ थोड़े से रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, और जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते उनको आप कम्प्लीटली फ्री जो है ना वो करके दें। दूसरे नंबर पे भी इस पर भी डेफिसिट आता है, सब फ्रेंकली स्पीकिंग ये इतना आसान काम नहीं है, तो उसमें भी डेफिसिट आता है। तो उसमें फिर ये कि सिविल सोसाइटी जो है उसकी डोनेशंस आती हैं, ज़कात होती है, अतियात होती है, कुछ लोग इक्विपमेंट की शक्ल में जो है ना वो इसको सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह करके ये मिक्स एंड मैच से चलता है। ख़ासतौर पे हॉस्पिटल में हमने यही देखा है कि उसमें वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, पेइंग कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, उसमें आके फिर ये कि डेफिसिट ज़्यादा होता है। वो डेफिसिट अब ये होता है कि जो सिविल सोसाइटी के मुखय्यर हज़रात हैं वो मुश्किल चल रहे हैं, और हमारे हम इनकरेज करते हैं कि जो भी हमारे डोनर्स हैं जो हमारे इस कॉज से दिलचस्पी रखते हैं, दे आर वेलकम एनी टाइम। वो हमारे स्कूल्स में किसी भी वक्त तशरीफ़ लाएँ, वो हमारे हॉस्पिटल में किसी वक्त भी तशरीफ़ लाएँ, एंड सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है कि वो जो है ना वो आएँ। तो इसमें ये है कि हमने कोशिश यही करते हैं कि इसमें जो सर्विसेज है उसकी प्राइसिंग हमने इस तरह की हुई है कि वो कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है, और प्लस फिर जो डेफिसिट होता है वो हम इस तरह करके पूरा कर लेते हैं। अगर मुखय्यर हजरात रब्ता करना चाह रहे हैं या ज़रूरतमंद रब्ता करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए प्लेटफॉर्म क्या है? उसके लिए जी 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि हमारी वेबसाइट है। अच्छा, वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें हमारा जो पेमेंट गेटवे है उसमें बैंक की डिटेल भी आ जाती हैं, और उसके अलावा अगर आप पेमेंट गेटवे से करना चाहते हैं तो वो भी आराम से कर देते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे अपना टेलीफोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। आप अगर टेलीफोन करें तो हमारा बंदा जो है ना वो घर आके भी जो है ना वो आपसे ले सकता है। तो तीसरा फिर यही है कि आप बैंक ट्रांसफ़र घर बैठे आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही। मैसेज क्या होगा देखने वाले? मैसेज ये है जी कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, और हम में से जिसको भी आफ़ियत अल्लाह ने नसीब की हुई है उसकी कदर करनी चाहिए, बेशक। उसके लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और इस मुआशरे में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनको उस तरह की आफ़ियत, सुकून
और आसूदगी हासिल नहीं है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ लम्हात में उन लोगों को भी याद करना चाहिए। और ये जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है, इस अता में से कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए हिस्सा ज़रूर और ये रखना महीना चाहिए। है भी इसीलिए हमें सिखाता भी यही। ये महीना इसीलिए अशफाक अहमद बरूब बड़ी अच्छी बात किए जाते कहा करते थे कि हमने अपने पल्ले से कुछ नहीं देना, ये अल्लाह की दी हुई जो अता है उसी में से ही आपने दूसरों को शरीक करना है। तो ये महीना माशाल्लाह वैसे ही बरकतों का है, नेकियों का महीना है, उसकी राह में देने वाले का अजर जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो यही है कि हमारी ये जो ज़िंदगियाँ, ये आसूदगी, ये आफ़ियत, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसका शुक्र भी करें। और शुक्राने का एक तरीका ये है कि इसमें दूसरों को शरीक करें। दूसरों को शरीक करें, बिला शुक्र। थैंक यू सो मच आपके वक्त। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।